नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। चौथे फेज की वोटिंग से पहले बयानों के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। वार पलटवार का दौर भी जारी है। सियासत का यह खेल भले अनजाने में हो रहा है, लेकिन यह कांग्रेस का नुकसान और बीजेपी का फायदा करा रहा है। कांग्रेस के ओवरसीज इकाई के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान ऐसे में नए चक्रव्यूह रच रहे हैं। सैम पित्रोदा ने भारत की 4 दिशाओं की अंचलों का जिक्र नस्ली आधार पर करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी सहित बीजेपी के सारे बड़े नेता हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस इस हमले का पलटवार कर पाने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। इसी पर देखिए आज की हमारी पेशकश, चौथे चरण का चक्रव्यूह। आज इसी चर्चा में मुद्दे को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के साथ ही चौथे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का मतदान होगा। इसी के साथ सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इलेक्शन को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने समीक्षा की। इस बार भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं चौथे चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सीट पर चुनाव होना है। कांग्रेस बीजेपी के बीच ये है उम्मीदवार। कहां कौन है प्रत्याशी? खंडवा भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल, कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल। इंदौर भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी। खरगोन भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल, कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खट्टे। देवास भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालविया। उज्जैन भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया, कांग्रेस महेश परमार। मंदसौर भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, कांग्रेस दिलीप सिंह गुर्जर। रतलाम भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान, कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया। धार भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, कांग्रेस प्रत्याशी राधे श्याम मुवेल। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के चक्रव्यूह को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। कई तरह के बयान और वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मुद्दों का भी ट्रेंड बदलता जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान, राम मंदिर और अडानी अंबानी बावरी जैसे मुद्दों की एंट्री हो चुकी है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। आप इनकी सोच समझते हो। ये चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ना बने। ये आपकी जमीन छीनना चाहते हैं, संविधान छीनना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। खैर 13 मई को वोटिंग होनी है और चुनावी सेज सज चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस चुनावी रण में जीत के लिए तमाम तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली वोटिंग में किसका पलड़ा भारी रहता है। ये देखने वाली बात होगी सलमान खान स्वराज एक्सप्रेस। बिग डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही और वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले लगातार हम इन जिन मुद्दों पे बात करें उससे पहले वोटिंग परसेंटेज को लेकर तीसरे चरण में भी काफी मेहनत की गई थी ब्रज गोपाल जी। सवाल यह है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, उससे क्या नुकसान होने वाला है पार्टी को? क्या इस तरह से फिर लगता है बैठक का दौर शुरू हो गया है? नहीं, देखिए, बैठक का दौर तो भारतीय जनता पार्टी की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। केवल मतदान के लिए नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी न किसी को बैठक में शामिल ना हो जी। हाँ, प्रश्न इस बात का है कि हमें इस देश के लोकतंत्र की चिंता है। हाँ, प्रश्न इस बात का है कि हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें से ज्यादा लोग अपनी पसंद का उम्मीदवार, अपनी पसंद की पार्टी, अपनी पसंद की विचारधारा को चुने। तो ये चिंता हमारी है। परंतु हमारे विरोध में जो लोग हैं उन्होंने ये मान रखा है कि लोग अगर वोट नहीं डालते हैं तो उनको लाभ होता है। तो ये तो उनका सोच है, परंतु वो ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे आप जो राजनीतिक परिदृश्य मध्य प्रदेश का उससे भी बाहर होते चले जा रहे हैं। इस तरह आप इंदौर से बाहर हो गए, खजुराहो आपने किस तरह गिफ्ट कर दिया था, और आज जब लोकसभा का चौथे चरण का चुनाव है तो वो चुनाव इस बात पर केंद्रित हो रहा है
इस तरह सैम पित्रोदा जैसे लोग जो कांग्रेस की सरकारों को चलाते आए हैं, बड़ा स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं, जिन्होंने 1984 से 1990 तक की सरकार भी चलाई, 89 तक की, और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक की सरकार चलाई, वो आज ये कह रहे हैं कि इस देश में पूरब के लोग ऐसे हैं, पश्चिम के वैसे हैं, उत्तर के वैसे और दक्षिण के वैसे, यानी भारतीयता छोड़कर सब कुछ है। तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंताएं हैं, उनकी दो चिंताएं हैं, क्या देश हम ऐसे लोगों के हाथ में जाने दे सकते हैं? दूसरा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मतदान अवश्य करे। जो जाति और पाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं ब्रजगोपाल जी, इसका जवाब लेते हैं सिरोही जी से। आपको लगता है कि जितना जो आप सोचा था कि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, लगता है कि अब चौथे फेज की तैयारी कांग्रेस ने किस तरह से कर रही है, अब ये बताएं थोड़ा। देखिए, कांग्रेस बहुत ही आइडियोलॉजिकल पार्टी है, उसको समझ है देश और दुनिया के बारे में। उनको मालूम है कि जनता का जो मुख्य ध्येय है चुनाव में वोट डालने का, वो क्या होता है, वो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वर्तमान जो प्रॉब्लम है उन समस्या का समाधान होता है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं जाऊंगा, वो तो नफरती विचारधारा का गढ़ है, विभाजन की फैक्ट्री है जी। उनके यहाँ देखिए किस तरीके से बयान आ रहे हैं। आज राष्ट्रपति जी पे दे दिया, उनकी त्वचा पे। थोड़ी देर एक दिन पहले अडानी अंबानी पे बयान दे रहे थे, कभी भैंस पे दे रहे हैं, कभी मछली पे दे रहे हैं, कभी मंगलसूत्र पे दे रहे हैं, कभी मुस्लिम पे दे रहे हैं, कभी हिंदू पे दे रहे हैं। क्या भगवान मालिक है उनका? तो अब पर जनता के लिए चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम किसानों के बीच में जा रहे हैं कि आपकी भैंस तो कोई छोड़ के नहीं ले जाएगा, अगर आप सही तरीके पे अभी अगर नहीं जागे तो ये 3 काले कानून से आपकी जमीन जरूर छीन ले जाएगा। ये एक मैं उस पार्टी का जिस नाम तरह आपने केदार जी, आपने नस्ली टिप्पणी के बारे में बात की थी, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया हुआ है उसको लेकर कांग्रेस ने भले ही पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन उसको लगातार बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको उठाकर एक नया, ये कहा कि काफी गुस्से में है वो, इस तरह का उन्होंने कह के आज पूरे देश में इस नए मुद्दे को चौथे चरण के पहले उठाया है। क्या एक बात बताइए सर जी, एक बात बताइए, पहले चरण में उनका मुद्दा फेल हुआ, दूसरे चरण में मुद्दा फेल हुआ, तीसरे चरण में मुद्दा फेल हुआ और चौथे में भी उनका फेल होगा। चलिए इसका जवाब ब्रजगोपाल जी, मुद्दे जो लगातार पहले चरण से लेकर चौथे चरण में जो मुद्दे आए हैं, कह रहे हैं कि आपके साथ, मतलब केदार जी कह रहे हैं कि मुद्दे फेल हो गए। देखिए अमित जी, मैं एक बात कहूं, तो यदि मैं आंखें और कान दोनों बंद कर लूं तो मुझे कुछ ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, और सत्य के लिए ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश में आप कहीं चुनाव लड़ते भी नजर नहीं आ रहे, ये सच है, इसको मीडिया भी जानता है और जनता भी जानती है कि आप किस तरह चुनाव से भाग रहे लोग हैं, किस तरह आपने लोगों को जबरदस्ती टिकट दिया। और मैं तो बड़ा चुनौती पूर्वक कहता हूं कि जिनको ये लग रहा है, ये भाव इनके मन में है, तो केदार सिरोही जी, आपके पोलिंग पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, और आपकी लोकसभा में भी जीत रही है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब प्रश्न इस बात का, चलिए जवाब कीजिएगा। आपको हम दोनों चुनाव लड़ लेते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, या तो आपके समय में आप बोलिए, या फिर अपन दोनों बोलते हैं अपन। जी एक मिनट, ये कहा जाए कि दोनों, लोया जी एक मिनट, सवाल ये है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शाइनी जी आपने अभी सुना, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसफर नहीं होंगे। नहीं अमित जी, मैं इस तरह की प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से समझता हूं। आपको मेरी बात जब तक खत्म नहीं होगी, आप नहीं, आपको अपनी बात संक्षिप्त में रखिए। बिल्कुल लोया जी, आपको मौका दिया गया है, आपने अपनी बात को रखा है। जब एक मिनट आप बीच में से बोलने लग जाते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। चलिए ठीक है, आप प्रश्न इस बात का है कि बात रखाएगी कैसे? जी चलिए, बात रखिए अपनी। लोग कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये वोट जिहाद का नारा किसने दिया? सलमान खुर्शीद की लड़की ने दिया। ये सनातन को नष्ट करना है, ये नारा किसने दिया? ये नारा देने वाले इनके गठबंधन के साथी उदयनिधि हैं। देश को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, उत्तर और दक्षिण में, ये नारा देने वाले टीके सुरेश सांसद है कांग्रेस के। आज सैम पित्रोदा इनकी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।
दोनों समय राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के समय प्रधानमंत्री के सलाहकार थे। क्या उनके बयानों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये कहते हैं मुद्दों से भटका रहे हैं। चलिए, लेकिन लोया जी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर पल्ला झाड़ लिया है कि सैम पित्रोदा ने जो कहा है उसका कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है। लेकिन ठीक है, अभी 4 जून के बाद जी, तो जी, कांग्रेस राहुल गांधी से भी पल्ला झाड़ लेगी तो क्या पर्याप्त हो जाएगा? नहीं, ठीक है। आपकी पार्टी शाइनी जी, आपने लगातार सुना, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो पहले फेज में आया था, लगातार जो मुद्दे, जो बेसिक मुद्दे जो मैनिफेस्टो से बदलकर चौथे फेज में नए आए हैं, अडानी अंबानी और बाकी मुद्दे भी हैं, आपको लगता है कि जो कि मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है इसमें के लिए? बीजेपी के लिए सिर्फ ये है कि उनकी पूरी सीटें यहां पर हैं, कांग्रेस को इसमें मेहनत करनी है। आप किस नजर से देखती हैं इस चौथे फेज को? अमित जी, जैसे मुद्दों की बात है तो मेरे ख्याल से जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी और ये सब तो पीछे चला गया है, इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। और हर बार हर फेज में कोई ना कोई नया मुद्दे आ जाते हैं। वो ऐसे मुद्दे हैं जो समाज को पोलराइज कर रहा है, और पोलराइजेशन वाले मुद्दे पे ही डिबेट हो रही है ज्यादा। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश में वैसे तो पूरा बीजेपी का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे, और कांग्रेस में वैसे इतने लोग छोड़ के जा चुके हैं तो बहुत ज्यादा एक मनोबल जो है वो वीक है। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है और कैंडिडेट पे लड़ती है तो फिर कम से कम 4-5 सीट जो है मध्य प्रदेश से कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस मुद्दों को किस तरह से बुनती है और उसको किस तरह से जनता से जुड़ के उस चीज को लेके जाते हैं। क्योंकि इतने सारे, ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं है और लोग नाराज नहीं है, पर बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस इन मुद्दों को जनता तक लेके जाती है और जनता के मुद्दे जो है उसको एक तरह से मोमेंटम देती है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक एज ज्यादा है। जी, आपने कहा, लेकिन सिरोही जी, जैसे आप शाइनी जी भी कह रही थी कि मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी आपको भी है। मतलब यह है कि जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर में आपके जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी में पहुंच गए। बहुत स्थितियां ऐसी हैं, आज भी अब लोगों ने अब गिनना भी छोड़ दिया। आज भी कहीं देख रहे थे कि खरगोन खंडवा में भी कांग्रेस के कोई नेता है वो शामिल हो गए। तो मेरा ये कहना है कि किस तरह से इस जो भगदड़ मच रही है उससे भी निपटेंगी कांग्रेस? देखिए, भगदड़ का कारण सीधा आप पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को, एक एक जनता को पता पड़ गया कि किसी पे एफआईआर होती है, नाम जुड़ता है, दूसरे दिन वो भाजपा में चला जाता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो कुछ दबाव आया और वो भाजपा में जा रहा। तो दबाव की नीति से भाजपा खुद एक्सपोज हो चुकी है, और वो उनके मतलब सुमित्रा ताई जो है, जिनका बड़ा राजनीति में बड़ा सम्मानीय नाम है, वो तक खुद चिंतित है। तो अब वो जब चिंतित हो गई तो इस सब्जेक्ट में हम लोग बहुत ज्यादा बोलने का, सफाई देने का जरूरत नहीं रहा, क्योंकि जनता को मालूम पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी डिरेल हो चुकी है। देखिए, ये मोदी की गारंटी का बात कर रहे हैं। ये एक भी डिबेट में, इनकी 1 महीने की डिबेट में बता दीजिए किस गारंटी पर इनने बात की, जबकि हम लोग हमारी बातें कर रहे हैं किसानों का, एमएसपी पर, जीएसटी का, तमाम चीजों पर ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, कोई पक्का रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप होता तो मैं और लोया साहब अगला चुनाव लड़ लेते हैं, आज ही फाइनल कर लेते हैं, मैं मेरी पार्टी से, ये इनकी पार्टी से कोई एक सीट खाली होगी उस पर हो जाते हैं खड़े। ऐसा संभव इनके पास बस में नहीं है। सर, अभी आपने एक बात इस बीच में ये कही है कि भारतीय जनता पार्टी के एवज में हम लोग जो है अपना बात जमीन पर नहीं पहुंचा पाए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सर, हम लोगों ने कम संसाधनों के साथ, जो नीति नियम के साथ चुनाव होता है, उन कम संसाधनों के साथ हमने हमारे ग्रास रूट लेवल पे पूरी बात पहुंचाई है। आज देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ा तो बायस है मीडिया में भी, ये तो आप माने या ना माने। कल अखिलेश यादव ने कहा कि वो दिन में 8 रैली कर रहे हैं जी, आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि वो 7-8 रैली कर रहे हैं, हमारे लोग रैलियां कर रहे हैं। तो स्पेस नहीं है, स्पेस, और हम लोग जहां हमको स्पेस चाहिए था वहां हम पहुंच चुके। आज मध्य प्रदेश में 29 की 29 जीतने का दावा करने वाली भाजपा हर शाम को वोटिंग के बाद में पानी पी पी के पसीना बहा रही है, मीटिंग कर रही है, टेंशन में है। अमित शाह जी आते हैं, मंत्रालय का टारगेट देते हैं,
विधायकों को टारगेट देते हैं, अधिकारियों को टारगेट। चलिए केदार जी ये बीजेपी के काम करने का तरीका हो सकता है, लेकिन लोया जी से पूछते हैं क्या उनको लगता है कि चौथे फेज में जिस तरह से एक नया मुद्दा उठाया है या अडानी अंबानी को लेकर कि भाई कांग्रेस उन पर आरोप नहीं लगा रही है, क्या कुछ क्या इस सब की जरूरत है क्या, या सीधा आरोप क्या लगाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना से कारण आ रहा है 80 करोड़ लोगों को। आज जब किसान के खाते में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष पहुंच रहा है, उन्हें मालूम है कि मोदी जी मेरी राशि भेज रहे हैं, और हम उस तरह के भी राजनीतिक दल नहीं है कि जो ये कहे कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो 85 बीच में कांग्रेस भी खा जाते हैं, 15 रुपए पे पहुंचते हैं। हम वो लोग नहीं है। तो मेरे गांव तक सड़क किसने भिजवाई है उन्हें मालूम है। आज देश का व्यक्ति सब कुछ जानता है, उसे ये सब बातें मालूम है। मगर केदार सिंह जी ने 3 प्रश्न उठाए। एक तो प्रश्न उठाया है कि बड़ा दबाव है, ईडी का है, सीबीआई का है, सरकार का है और एजेंसी का। क्या ये वही पार्टी है जो हमेशा ये दावा करती है कि हमने अंग्रेजों से लड़ी थी? इनकी बातों से तो नहीं लगता कि इनने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, कभी नहीं, हो नहीं सकता ये। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे जब हम मीटिंग करते हैं, हम तो रोज शाम को मीटिंग करते हैं क्योंकि हमें तो लोकतंत्र की चिंता। और केदार जी आपको बड़ा ईमानदारी से और जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 4 जून को परिणाम आएगा और 5 जून को 29 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ कर देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य करता हूँ, मुझे मालूम है मेरा संगठन 24 घंटे 365 दिन काम करता है, क्योंकि उसे एन केन प्रकारेण चुनाव नहीं जीतना है, उसे अपनी विचारधारा पहुंचाना है, उसे अंत्योदय करना है। जो हमारा विकास की दौड़ में पिछड़ गया व्यक्ति है उसको आगे लाना है, और इसके लिए हमें अनथक काम करना है, और इसी भावना से लोग राजनीति में काम कर रहे हैं। आपकी तरह थोड़ी है कि केवल चुनाव जीत जाए। प्रधानमंत्री जी ने हमें यह टारगेट दिया है कि पिछली बार मध्य प्रदेश में 58% वोट मिले थे, इस बार 68% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम कर रही है। आपकी तरह थोड़ी है हमके 500 वोट से जीत जाए, 100 से जीत जाए, किसी तरह जीत जाए और सरकार बना लें, और चलाने का काम तो सैम पित्रोदा करेंगे। सैम पित्रोदा जैसे लोग आज आते हैं और सरकार चलाते हैं। जी, ये अनुभव की बात है। बिल्कुल आपने उनका जवाब दिया है, और ये बिल्कुल आपने बताया कि पार्टी के काम करने का तरीका आपके बिल्कुल अलग है। लेकिन शाइनी जी, आपने लगातार सुना बीजेपी अलग तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरह से उनकी मीटिंग्स होती हैं या अगले चरण के लेकर क्या एजेंडे सेट किए जाते हैं वो खुलकर बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या जो मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं और अचानक चौथे फेज में ये अडानी अंबानी का मुद्दा आना, इससे हमारे यहाँ के जो सीटें हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश की बात यदि हम करें, उस पर कोई असर आप देखती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इंदौर यदि देखा है, बाकी सब जो क्षेत्र है आदिवासी इलाकों पे हैं, बाकी है, उन पे कोई इस तरह का असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा अमित जी। देखिए क्या है, अडानी अंबानी को लेकर मोदी का इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी कि मोदी एक करप्ट है, या मोदी के जो संबंध है बड़े सूट बूट के सरकार है, और जो अमीर और गरीब का जो डिवाइड बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो बातें कही थी। तो और जो मध्य प्रदेश में वोटिंग जो हो रही है आज मोदी के नाम पे ही हो रहा है, तो एक सिंपैथी फैक्टर मोदी ने उसको बिल्कुल टेबल को टर्न कर दिया है ना। अब कांग्रेस जो है वो डिफेंसिव में आना पड़ रहा है। पहले कांग्रेस अटैक कर रही थी अडानी अंबानी को लेकर, तो ये जो है जनता में जो मैसेज जा रहा है कि इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो मोदी ने वो मैसेज देने की कोशिश की है। उसका मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ असर तो मध्य प्रदेश में भी होगा। जी बिल्कुल। केदार जी, अभी शाइनी जी ने बताया कि बिल्कुल आपसे जवाब लेते हैं कि क्या असर आप देखते हैं अचानक नाम 1 साल पहले तक, ये कहें कुछ महीने पहले तक जिस तरह से नाम लिए जा रहे थे और उसको अचानक अडानी अंबानी के नाम नहीं लेना, और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने आज उठाया है। सर आप बोल रहे हैं कि हमने नाम नहीं लिया? ये मोदी जी का आरोप है। मोदी तो कुछ भी कह देगा सर, आप मीडिया के लोग हैं। आपसे जवाब ले रहे हैं केदार जी, हमसे जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, पर सर आप यहाँ पर जज हैं, हम सब लोगों के आप जज हैं जी। आप अगर उनकी बात बोलेंगे तो कैसे चलेगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7 मई हर भाषण में राहुल गांधी बोल रहे हैं, पूरी तरीके से बोल रहे हैं। अब मोदी जी इसमें फंस चुके हैं जी, इस जाल में फंस चुके हैं। अब मोदी जी के पास न उनका विकास का मॉडल दिख रहा है, न उनकी स्मार्ट सिटी दिख रही, न उनका बुलेट ट्रेन दिख रहा, न उनका 2 करोड़ का रोजगार दिख रहा है, न अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कोई रोड मैप दिख रहा है। सब जीरो हो गए क्योंकि पोल खुल गई है। जब आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से जब आप पैसा लेते हो, मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छा कहा, बहुत चिंतित होते हैं ये पार्टी के लिए।
अरे जितना आप पार्टी के लिए चिंतित हो, जितना आपने अपनी पार्टी को ग्रोथ दिया, बड़े बड़े महल बनाए, हजारों करोड़ रुपया आपने अपनी पार्टी के पास रखा, सर काश इतना ही अपने उस बूथ पे कर देते, उस स्कूल में कर देते, उस अस्पताल में कर देते, उन गरीबों के घर में राशन पहुंचाने की जगह नौकरी दे देते। वो आत्महत्या करता हुआ जो किसान है, जिसके आपका बिजली विभाग का आदमी जाता है 10,000 रुपए की के नाम पे काटता और वो आत्महत्या कर लेता है, उन्हें रोक लेते। ये जो अग्निवीर बना रहे हो ना, इन्हें रोक लेते। जो महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है उन्हें रोक लेते। ये जनरल बोगी जो खत्म किए ना ट्रेन की, घाटे में लेके आया सर, उसमें 4-5 किलो अनाज है, जब 80 करोड़ को दे रहे हो तो ट्रेन में 4 बोगी लगा देते सर। हवाई का जहाज का जो सपना बेचा था, अब वो सपना जो बेचा था वो मध्य प्रदेश और देश की जनता ने समझ चुका है। अब वो इनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आ रही। देखिए किस तरीके से वो घबराहट में आते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं सुना था कि बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता होता है। देखिए कितने जोर से चिढ़ने लगते हैं तुरंत ही, कितनी गुस्सा आने लगी है इनको, मोदी जी को गुस्सा आने लगी, मोदी जी के नीचे वाले को गुस्सा आने लगी, यहां तक कि अब तो प्रवक्ताओं को भी गुस्सा आ रही है। सर हम पूछ रहे हैं मालवा निमाड़ के लिए आपका प्लान क्या है? आप इंदौर के लिए आपका प्लान क्या है? आप मध्य प्रदेश में इरिगेशन का जो ये पूरा इलाका पिछड़ा है उसके लिए आपका प्लान क्या है? इस इलाके में सबसे ज्यादा ट्राइबल है सर, वो माइग्रेटेड है, माइग्रेशन कर रहे हैं उधर अहमदाबाद की तरफ। हम कह रहे हैं उनका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको एमएसपी पे खरीदेंगे। आप बताओ ना उनके लिए क्या। केदार जी इसका जरूर जवाब लेते हैं, लोया जी से जवाब लेते हैं कि भाई जिस तरह से केदार जी बोल रहे हैं उन मुद्दों को लेकर बीजेपी क्यों नहीं आती है? कभी उनको ये करना पड़ता है कि भाई वोट जिहाद की बात करें, जैसे धार में भी मोदी जी ने कहा, या कांग्रेस भी करती है, संविधान को फाड़ने की बात करती है। यदि उनको लगता है कि इस तरह से आरक्षण को लेकर होगा 400 सीटें आएंगी तो वो भी अब अपनी बात करते हैं। लेकिन खासतौर से बीजेपी चूंकि सत्ता पक्ष में है, इसलिए सवाल उनसे उठाना भी जरूरी है कि आखिर उन मुद्दों की बात कहां गायब हो जाती है चुनाव से ऐन पहले। देखिए अमित जी, राहुल गांधी की कांग्रेस की एक बड़ी विशेषता है कि वो चाहती है कि वो जो मनगढ़ंत प्रश्न करेंगे वही होगा और उसका उत्तर जो उन्होंने सोच कर रखा है वही दिया जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? देश की अर्थव्यवस्था पर कर लीजिए, देश की शिक्षा नीति पर कर लीजिए, देश की सड़कों पर कर लीजिए, देश की रेलवे पर कर लीजिए, देश की स्वच्छता पर कर लीजिए, प्रधानमंत्री आवास पर कर लीजिए, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पर कर लीजिए। आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं? और जो लोग आज किसानों के नाम का दंभ भर रहे हैं वो क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि 65 वर्षों तक एमएसपी का कानून उन्होंने क्यों नहीं बनाया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब आई थी तो उन्होंने उन्हें लागू क्यों नहीं किया? और जो लोग ये समझते हैं कि जनता को लालच और लोभ देने से वोट मिलता है वो मुगालते में है। आपको याद होगा 2019 में भी राहुल गांधी प्रति परिवार को 6,000 रुपए प्रति माह 72,000 रुपए साल देने का वादा किया था, मगर देश की जनता ने उसे नकार दिया। जिस अग्निवीर योजना की ये बात कर रहे हैं, इन्हें शायद नहीं मालूम है कि अग्निवीर का अभी पंजीयन वायुसेना के लिए प्रारंभ हुआ है। देश के 18 लाख बच्चों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और जिस दिन आप सेना, थल सेना के लिए और नौसेना के लिए आएगा, आप उनकी संख्या देखिए। जिस योजना को देश का युवा हाथों हाथ, कांग्रेस उस योजना का विरोध कर रही है। इन्हें असल में वास्तविकता नहीं मालूम, मुद्दों का सत्य नहीं मालूम, और सत्य इसलिए नहीं मालूम कि लाने का काम कर रहे हैं। इन्हें क्या मालूम होगा? इससे ज्यादा आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं फिर से बार बार कहता हूं, एक भी मुद्दे पर किसी कांग्रेस के प्रवक्ता में हिम्मत नहीं है कि उस मुद्दे पर चर्चा कर ले। मैं आपको लेकिन जी लोया जी कल सुबह तक लोया जी मुद्दे पे चर्चा जरूर हो रही है, बल्कि ये कहा जाए जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी ने भी कहा है वो चर्चा करने तैयार है। जी आप अपनी बात रखिए। सरोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूं डिबेट को कल 8 बजे तक के लिए खड़ा रखिए। जी एक मिनट केदार जी, एक मिनट केदार जी, लोया जी को बोलने दीजिए, 20 सेकंड और बोलने दीजिए। 2004 से 14 तक ये नहीं हुआ क्या कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? क्या ये आपकी सरकार का कथन नहीं है? कहिए ना।
अरे क्या वार्षिक झूठ टैक्स लाएगा बोलिए, तो इससे कई फैक्ट चेक हो चुके हैं। अब समय बर्बाद मत करिए। मध्य प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण डिबेट देख रही है लोया जी। देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया गया। लोया जी, देश की अर्थव्यवस्था, और आपको याद होगा ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 200 टन सोना गिरवी रखा था। 200 टन सोना गिरवी रखा था। फॉरेक्स रिजर्व जीरो के करीब था। आज 650 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। टंके की चोट बात करते हैं इकोनॉमी पर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सड़कों पर 65 साल और 10 साल भारी है। एविएशन पर 65 साल और 10 साल भारी है। रेलवे पर 65 साल और लोया जी, एक मिनट। 10 साल भारी। लोया जी, बिल्कुल आप मुद्दे पर, यूनिवर्सिटी पर चलिए जवाब लेते हैं लोया जी, जवाब लेते हैं केदार जी, आप जवाब दीजिए इसका। लगातार 65 साल और 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये युवाओं की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में आईआईटी का जो जॉब रेशो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक चपरासी की नौकरी के लिए अभी एक सड़ोग्राह में एक पोजीशन निकली थी, उसमें लाख लोगों ने जीतेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है जीतेगी तो बीजेपी। लोगों ने तो मोदी राज में उम्मीद ही छोड़ दी युवाओं ने। वो तो बेचारे जाएंगे। अरे आपने रेल भेज दी सरकार, अब रेल की कहाँ बात कर रहा हूँ। 45 करोड़ युवा फिर झूठ पकड़ लिया, फिर झूठ पकड़ लिया। किनको युवा कहते हैं, किनको युवा कहते हैं? अरे केवल एक युवा जो देश पर शासन करना चाहता है वो बेरोजगार है। जो मेहनत करना चाहता है वो नहीं है। जिनकी 4 पीढ़ी ने अपने जीवन में ना व्यापार किया, ना खेती की, कुछ भी नहीं किया, ना तो उद्योग, ना। चलिए लोया जी और सुरोही जी कर रहे हैं, घर का कोई सदस्य नीचे नहीं उतरता। सुरोही जी, वक्त हो रहा है। एक छोटा सा सवाल मुझे शाइनी जी से करने दीजिए। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है। चिंता कर लो, वक्त हो रहा है हमारे डिबेट के खत्म होने का। शाइनी जी, आपने लगातार इन बातों को सुना। क्या मध्य प्रदेश में जो अब चौथे फेज में होना, बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, इतनी ज्यादा, चूंकि आरोप यह है कांग्रेस का कि मुद्दों पर बात नहीं होती है। लोया जी कह रहे हैं कि वो लगातार 65 साल बनाम 10 साल करते हैं। जनता के जो सड़कों पे मुद्दे उठाने चाहिए, क्या अभी भी वक्त है या वक्त आपको लगता है कि इस वक्त में कुछ आपको या सड़कों पे ऐसा दिखेगा जिससे प्रदेश की जनता वोट देने में मतलब किस तरह से वोट दे पाएगी फिर वो? अमित जी, अब मतलब समय तो बहुत कम है। अब 3 फेज हो चुका है और 4 फेज अभी बचा हुआ है। मध्य प्रदेश में 3 फेज और होना है। पर देखना यह है कि मतलब कांग्रेस जो जितने मुद्दे बता रहे हैं, जो बेरोजगारी का है, सड़क है, इन्फ्लेशन है, गैस की कीमतें हैं, पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन वो जनता तक, अब देखिए इतना समय निकल गया है, अब इसके बाद अगर वो जनता तक इन सब मुद्दों को, जनता को एक एग्रेसिव मूड में लेके आना है ना, वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस को इन सब मुद्दों को जनता तक लेके जाना ही कांग्रेस एक ऐसा ऑपोजिशन। बिल्कुल शाइनी जी, आपने ठीक कहा है। किस तरह से इस समय विपक्षी एक जिम्मेदारी होती है अपने उस मैनिफेस्टो को जनता के बीच उस तरह से ले जाना कि जनता उनकी उस वादों पर कितना भरोसा कर पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।